गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से आए हैं एक नए वीडियो लेके। कक्षा 10 भाग 2 इतिहास की दुनिया, यानी भाग 1 आप 9th में पढ़ते हैं और भाग 2 जो है आप 10th में पढ़ते हैं। इतिहास की दुनिया यानी कि इतिहास का पुस्तक कक्षा 10। चलिए आज हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन जो है इसकी ये पुस्तक है 2024-25 में ये पुनः मुद्रित भी हुई है, मतलब एकदम न्यू संस्करण है। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर में देखते हैं कि पहला चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो जो आपको यहाँ पे इतिहास में आपको टोटल 8 चैप्टर को पढ़ना है। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा अर्थव्यवस्था और आजीविका, 6 है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, 7 में है व्यापार और भूमंडलीकरण और 8वां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। जो आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 1 से लेके 22 तक दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होगा तो 1 से 2 वीडियो बनेगा, तो आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। पहला जो इकाई है, टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का एक प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है क्या इसका काम है, तो अगर विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का वाहक बनती है। इसको याद रखेंगे। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, से यह उन्नत रूप से प्रकट हो गई, यानी यह विस्तृत रूप में जो है प्रकट हो गई। क्या चीज़? राष्ट्रवाद की भावना पहले से ही था, पुनर्जागरण काल से ही, लेकिन इसका जो है प्रचलन 1789 ईस्वी में। याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति, ये भी एक क्वेश्चन आता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में, इसको याद रखना है। जब 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई, यानी 1789 के बाद जब 1800 ईस्वी आया होगा, तो 1800 ईस्वी से लेके 1899 ईस्वी तक को हम लोग 19वीं शताब्दी कहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हमने पिछले वीडियो में बताए भी थे, आपको हर क्लास में बताते हैं। ठीक है, कि अगर कोई शताब्दी आपसे पूछे तो जैसे कि यहाँ 19वीं शताब्दी का है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 18, इसमें डबल जीरो दे देंगे, तो ये हो गया 1800 साल से लेके 1899 तक के साल को हम लोग 19वीं सदी कहेंगे। जैसे ही यह 1900 हो जाएगा तो 1900 से लेके 1999 तक को हम लोग 20वीं सदी कहेंगे, और 2000 से लेके और 2099 तक को हम लोग 21वीं सदी कहेंगे। इसलिए अभी जो है 2025 चल रहा है, इसलिए अभी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान सदी कौन सी सदी है, तो 21वीं सदी है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरी रहे। कारण क्या थे, परिणाम क्या हुआ, हम लोग चलिए देखते हैं। ये जो फिगर है, ये फिगर है नेपोलियन भाई साहब का। इसको जो है अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, नेपोलियन, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए क्या है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया था। तो कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास कहाँ से हुआ, तो फ्रांस की जो क्रांति के तत्पश्चात जो नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को
अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की एक प्रकार की वस्तु बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का एक संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीति रूपरेखा प्रदान की, जिससे क्या हुआ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ कहते हैं कि नेपोलियन की नीतियों के कारण जो फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में एक देशभक्ति पूर्ण विवोक्ष भी जग गया। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने क्या किया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। परंतु इनमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले तथ्यों के रूप में उभर रही है। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाएगा कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे, क्या नाम था, तो मेटरनिक था, उन्होंने किया, जो घोर प्रतीयवादी था। जिस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। और इसको तो आप हमेशा याद रखिएगा, 1815 ईस्वी के वियना का जो सम्मेलन हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर एक प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में आपको ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को क्या करना है, स्थापित करना है, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उनका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का एक अंत हुआ और वहाँ से मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। अब मेटरनिक भी यहाँ पे अपना रूप दिखाने लगा। मेटरनिक ने क्या कर दिया कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। इसको ध्यान में रखना है। सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे वह बुर्बो वंश के सम्राट जो थे फर्डिनेंड, उनको दे दिया। इसको याद रखना है, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। क्या थे, सिसिली और नेपल्स। रोम और उसके आसपास के राज्य जो थे वो पोप को सौंप दिया। रोम किसको सौंप दिए, पोप को सौंप दिए। इसको आपको लिखते जाना है। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्ता कायम हुई। परमा, मेडोना और टर्कर्नी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। देखिए आपको कैसे लिखना है, जैसे मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर लिया, तो एक तरफ आपको राज्य का जगह का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे एक तरफ राज्य रखना है और दूसरी तरफ किसको दिया उसको लिखना है। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा याद करने में। जैसे सिसिली और नेपल्स इधर रख देंगे, इधर दे देंगे बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड। यहाँ रख देंगे रोम, तो किसको दिया गया, तो पोप के दिया गया। इसको रख देंगे लोम्बार्डी, तो लोम्बार्डी किसको दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व में ये कायम रहा। उसके बाद परमा और मोडेना और टर्कर्नी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। उसी तरह आपको
जो जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया। जर्मनी में 29 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित था किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। कहने का मतलब है कि जर्मनी को क्या किया, 29 रियासतों संघ को कायम रखा और सबका अधिकार दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, और यह कोशिश रखा गया कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना क्या हो, नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह जो वियना सम्मेलन क्रांति प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश जो है प्रभावित हो गए। लेकिन यह व्यवस्था भी ज़्यादा दिन नहीं रहे। लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जो है जग गई और सभी लोग, इससे क्या हुआ कि यूरोप के जो भी देश थे वो एक तरह से प्रभावित हुए। बात करेंगे कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति की पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक जो थे वो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांस की जो वियना व्यवस्था थी उसके तहत, यानी क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश राजवंश को क्या किया, स्थापित किया गया एवं लुइस 18वां फ्रांस का क्या हुआ, राजा बना। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। फिर से एक बार देखते हैं कि फ्रांस में जो वियना व्यवस्था के तहत जो फ्रांसीसी क्रांति की व्यवस्था पूर्ण करने के लिए बुर्बो वंश को स्थापित किया गया एवं लुइस जो 18वां राजा बना, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का भी प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 2018 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे और चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में आया। आगे हम लोग देखते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति देखते हैं। कहता है चार्ल्स एक्स पर यानी 10वां चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध भी उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। तो पोलिग्नेक को किसने प्रधानमंत्री बनाया, इसको याद रखना है। तो चार्ल्स 10वीं ने जो है पोलिग्नेक को जो है क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुइस 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उससे इसके कदम को उदारवादी चुनौतियों द्वारा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र जो है एक तरह से समझा गया। ठीक है, अब बात करेंगे चार्ल्स 10वीं ने विरोध की प्रतिक्रिया फलस्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया और इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहेंगे, तो गृह युद्ध को ही, यानी 28 जून 1830 से जब गृह युद्ध जो प्रारंभ हुआ, इसे ही हम 1830 की क्रांति भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि चार्ल्स 10वां फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में उर्वो वंश के शासन का जो है अंत हो गया। अब फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति परिणाम स्वरूप उर्वो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश की गद्दी सौंपी गई। अब याद रखना है कि आर्लेयंस वंश की स्थापना या गद्दी कब मिली, तो यह जुलाई 1830 ईस्वी में मिला।
कब मिला? 1830 ईस्वी में मिला, जुलाई 1830। कब मिला? तो जब उर्वो वंश का जो है समापन हो गया, उसके स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दी गई। इस वंश के शासक कौन थे? तो इस वंश के शासक लुईस फिलिप थे। आर्लियंस वंश के शासक कौन थे? तो लुईस फिलिप थे, जो उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया। यानी कि जो लुईस फिलिप है उसको सत्ता कैसे हासिल हुआ? तो वहाँ के जो उदारवादी लोग थे, पत्रकार लोग थे तथा पेरिस के जनता के समर्थन से उन्हें सत्ता प्राप्त हुआ। तब उनकी नीति उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रही। बात करेंगे 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। तो इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादी का प्रभाव जो है कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग एवं लोक संप्रभुत्व सिद्धांतों की एक प्रकार की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों एवं राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग क्या किया? प्रशस्त कर दिया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण करना, यूनान, पोलैंड व हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुईस फिलिप के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगी और जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि जो है बन के तैयार हो गई। बात करेंगे हम लोग सन 1848 की क्रांति। सन 1848 की क्रांति। लुईस फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री जो है नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब है कि लुईस फिलिप एक उदारवादी व्यक्ति था, लेकिन वह जो है अपने विरोधी को खुश करने के लिए क्या कर दिया कि जो एक स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि गीजो प्रधानमंत्री कब बना? तो 1840 ईस्वी में। तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो आपको लुईस फिलिप था। इन सब चीज़ों को याद रखना है। यह व्यक्ति जो गीजो था, यह भी एक प्रकार का कट्टर प्रक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। ये भी एक प्रतिक्रियावादी था और वह भी किसी तरह के जो वैधानिक था, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुईस फिलिप ने पूंजीपत वर्गों को साथ रखना पसंद किया। लुईस फिलिप भी बाद में जो है क्या किया? उन्होंने भी पूंजीपति को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का एक सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, न ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। तो फिलिप भी क्या किए? लास्ट में वो भी पूंजीपति वर्ग के साथ आने लगा। साथ ही उसको शासन के कार्यों में रुचि नहीं था। उनकी जो है अल्पमत थी, ऐसे लोगों का उन्होंने साथ रहना स्टार्ट कर दिया। उसके पास कोई भी सुधारात्मक जो है कार्यक्रम नहीं था। उसे विदेश नीति भी कोई चीज़ मालूम नहीं था। ऐसे में उसके शासनकाल में देश में एक प्रकार की भूखमरी एवं बेरोजगारी जो है पर्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजों की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए और लुईस फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक समय फिर से आया जब वहाँ के एक सुधारवादी सब लोग जो थे, उन्होंने 22 अप्रैल 1948 को
पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाया और लुईस फिलिप को मजबूर कर दिया गद्दी छोड़ने पे। 24 फरवरी को लुईस फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। ये भी गद्दी को क्या किए, त्याग कर दिए और कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो 24 फरवरी 1848 इसको याद रखना है, लुईस फिलिप ने कब गद्दी छोड़ा। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों ने नेता लामार्टीन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लां था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का जो है एक प्रकार सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली एवं जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष को फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अब हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से ईस्वी से लेके 1899 तक की बात होगी। आगे चर्चा करेंगे कौन से साल। तो इस इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने से भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इसका विरोध असंभावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का भाव न हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी जहां स्पष्ट रूप से पड़ रहा था, नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में प्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करेंगे इटली विजय के जो पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में क्या कर दिया, गठित कर दिया, जिसमें था सीसपाइन गणराज्य, क्या था, सीसपाइन गणराज्य, लिगुलियापन गणराज्य एवं ट्रांसपैडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों को पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय जो है होने लगी। इसके बाद है इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन जो है होने लगा। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का जो है प्रयत्न किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक, देखिए पहले ही हम बताए थे, इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर
मैटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों का आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग इनको देखेंगे, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, एकीकरण के द्वितीय चरण काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे। उसके बाद जो है इस गेरिबाल्डी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हम लोग देखेंगे। फिर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है बुक है बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय देखेंगे। बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा, जैसे बोहेमिया है। उसके बाद पोलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है लास्ट में इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।